स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आ रही है आज जो इंटरमीडिएट क्लास 12 का पेपर हुआ है 2022 का, उसका हम देखते हैं। आंसर जो है आप लोग किए हो तो मिला लीजिए, जो नहीं किए हो बारम नहीं गए हो वो लोग देख लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन से परिचित हो जाओ। बाकी और भी जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन मजबूत करने के लिए आप इस पेपर को जरूर देख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा ग्रामर पोर्शन हम कवर कराएंगे। बाकी लिटरेचर से हैं कुछ क्वेश्चन, वो किताब से आप किए होंगे, उसको भी जान सकते हैं। देखिए 316 डबल ई इस सेट का ये पेपर है। देखते हैं, नया सिलेबस के आधार पर आया है। 15 मिनट पढ़ने के लिए देते हैं, सभी क्वेश्चन कंपलसरी तो मार्क्स सबके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए रीडिंग सेक्शन से है, एंशिएंट पैसेज से रिलेटेड था, तो इसको भी मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। मेन केवल आंसर बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। रियल मैन कब डिस्कवर्ड किया जाता है, खोजा जाता है। तो इसके बाद इसको पैसेज पे आधारित आंसर देना था। तो देखिए जब इसको पैसेज पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही इसका आंसर है। तो ए रियल मैन इज, देखिए इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यहीं से इसका आंसर मिलना था। आप अपने हिसाब से सेम टू सेम तो लिख ही सकते हैं, लेकिन बेटर आंसर अपने हिसाब से देना चाहिए। तो थोड़ा सा वाक्य बना के द रियल मैन, यहाँ से बनाना द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, रियल मैन डिस्कवर्ड किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ से आपको आंसर लेना था ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यही इतना आपको लिख देना था, आपको 3 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए यही इसका मेन आंसर है। कब डिस्कवर्ड किया जाता है, केवल जो है एडवर्स सर्कमस्टेंस, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों के तहत ही केवल जो है रियल मैन को क्या किया खोजा जाता है, पाया जाता है। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में साथ दे वही रियल मैन होता है। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। यहाँ तक कि एडवर्सिटी माने विपत्ति होता, मुसीबत होता, मुसीबत में भी अपनी कीमत को किस प्रकार का व्यक्ति जो है सिद्ध करता है। तो इसका आंसर आपको देना था। तो यहाँ देखिए पढ़ते चले जाएंगे, इसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पढ़ते चले जाएंगे आप। ए मैन ऑफ करेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस ऑफ स्ट्रांग एंड स्टर्डी फिजिक्स एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यही इसका आंसर है। एडवर्सिटी तक आपको जो करना क्या है, यहाँ जो है प्रश्न के रिगार्डिंग आपको बनाना है व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस प्रकार का व्यक्ति। तो किस प्रकार का व्यक्ति, वहाँ उसके जगह आपको लिखना है ए मैन ऑफ करेक्टर। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर लिखते चले जाना था, ए मैन ऑफ करेक्टर से लेके पूरा। ठीक है, चरित्रवान व्यक्ति, नोबल इंटेंशंस, श्रेष्ठ इरादों वाला, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक्स। ठीक है, शक्तिशाली, ठीक है, स्टडी मतलब हट्टा कट्टा, फिजिक्स माने शरीर वाला, बॉडी वाला, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस, ठीक है, सर्विस निस्वार्थ सेवा के गुणों को रखने वाला, टू अदर्स दूसरों के लिए। ये इतना लिखना था। उसके बाद आपको प्रश्न में से क्या करना था, अदर्स तक, एक मैन ऑफ करेक्टर से लेके अदर्स तक लिख के, उसके बाद प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन प्रॉस्पेरिटी, यहाँ से आपको इतना जोड़ देना था। ठीक है, इसका आपका सटीक आंसर यही है। बाकी आप इसको भी लिख दिए होंगे वाक्य तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन एकदम सटीक आंसर इस तरह से लिखना चाहिए ताकि 3 के तीनों मिले, नहीं तो एक आध नंबर आपको कट सकता है। ही फेसेस द, इसके बाद सॉरी ये तो है, पढ़ना नहीं है, केवल हम डायरेक्टली आंसर बता दें, क्योंकि पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर भी खोज सकते हैं। हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, कौन अपने मिशन को कॉन्कर में से जीत सकता है। तो चलिए देखते हैं, पैसेज पढ़ेंगे कौन जीत सकता है अपने मिशन को। तो इसमें दिया गया है इफ़ ही हैज़ एबिल टू डू ए थिंग नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे ही कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन, यही इसका आंसर है। इफ से लेकर मिशन तक इसका आंसर देना था। ठीक है, इफ़ ही हैज़, ठीक है, यदि उसके पास है, उसके पास मतलब जो यही बताया गया है, जितनी बातें बताई गई हैं इसमें इफ़ ही हैज़ से आपका आंसर है। यहाँ से आपको ही की जगह आपको बेटर होगा, ही किसके लिए आया, ए मैन, किसी व्यक्ति के लिए। तो इसलिए ए मैन आप करेक्टर से नहीं पूरा लिखे हो, उसी के लिए आया है। तो आप सिंपली कल केवल ए मैन कर दीजिए प्रोनाउन, तो और बेटर हो जाएगा आपका आंसर। इफ़ ए मैन हैज़, यदि व्यक्ति जो है रखता है विल, अच्छा, टू डू ए थिंग नथिंग, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, जो उसके मार्ग में, ठीक है, कुछ कोई भी बाधा नहीं बन के आ खड़ी हो सकती है। तो इसका आपको वे तक लिख देना है, इफ़ ही की जगह ए मैन से लेकर वे तक लिख देना था। उसके बाद जो प्रश्न में से आपको क्या करना है, काम करके जोड़ देना है। तो ही कैन, हुक मतलब जगह लिख देना ही कैन, ठीक है, कॉन्कर हिज मिशन। क्लियर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए मैन कैन कॉन्कर हिज मिशन, ठीक है, हुक की जगह ए मैन कैन कॉन्कर हिज मिशन, इसको भी लिख सकते हो। उसके बाद जो है इफ़ से जोड़ देंगे, इफ़ ही से लेके पूरा स्टैंड इन हिज वे, इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। पैसेज में अंडरलाइन पोर्शन को जो है क्या करना है, अपने शब्द में व्याख्या करना। तो अंडरलाइन पोर्शन कहाँ है, द इनर मैन वेक्स अप। ठीक है, इनर मैन वेक्स अप, इसका मतलब को आपको बताना है, व्याख्या करना है, सिनोनिम्स लिखना है, अपने भाषा में बना के लिखना है। तो अंदर का व्यक्ति जागता है, तो अंदर का व्यक्ति का मतलब क्या, अब आप उसको पढ़ेंगे तो, बट इन यूनिवर्सिटी, लेकिन परेशानी में भी देखिए यहाँ दिया गया, इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर, संपन्नता और सुख के दिनों में वी स्लीप एंड एंजॉय, सो जाते हैं और आनंद लेते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, हम जान नहीं पाते हैं क्या हम हैं, बट इन एडवर्सिटी, लेकिन कठिनाई में द इनर मैन वेक्स अप। ठीक है, इनर मैन वेक्स अप, जाग जाता है, एंड वी कम टू नो, और हम जान जाते हैं, और रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और अपने वास्तविक शक्ति और कमजोरी को जान लेते हैं। तो यहाँ अंदर का व्यक्ति जागता है, इसका मतलब क्या, ये एक आपका इडियमेटिक फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज है पूरा। तो इनर मैन का मतलब होता है ए माइंड सोल आर माइंड। ठीक है, अंदर का व्यक्ति मतलब क्या, अंदर का व्यक्ति मतलब व्यक्ति के अंदर की जो आत्मा होती है, जो उसका माइंड होता है, दिमाग होता है, वो जागता है। ठीक है, वेक सब में जागता है मतलब वो काम करने लगता है, उत्तेजित हो जाता है, सचेत अवस्था में आ जाता है। तो हो जाएगा इनर मैन वेक्स अप का आप लिख देंगे। तो व्याख्या जो है, इनर मैन वेक्स अप मीन्स ए मैंस सोल आर माइंड। इनर मैन का मतलब आपको क्या लिखना है, ए मैंस, ठीक है, यानी किसी ए मैन मतलब किसी भी व्यक्ति के सोल, यस ओ यू एल, आर माइंड। ठीक है, ए मैंस सोल आर माइंड्स। ठीक है, वेक्स अप लिखेंगे। ठीक है, ए मैंस सोल आर माइंड्स वेक्स अप, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, वेक्स अप एंड, और थोड़ा लिखना चाहो तो एंड सजेस्ट रियल थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका इनर माइंड वेक्स अप का मतलब हो गया। इनर माइंड का मतलब माइंड्स, ए माइंड्स सोल आर माइंड, उसके बाद वेक्स अप लिख दीजिए। ठीक है, सजेस्ट रियल थिंग्स। ठीक है, टू डू। अब आगे देखते हैं। अब इतना ही लिखे होंगे, इनर माइंड, इनर मतलब सोल होता है, इनर सोल माने अंतरात्मा, तो इससे भी पकड़ लिए होंगे, ए माइंड्स सोल आर इनर सोल, स्पिरिट और माइंड आर ब्रेन, कुछ भी लिख दिए होंगे तो आपका सही मान लिया जाएगा, नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे। आगे है आपका दिया गया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश। निम्न पैसेज में सेल्फिश का अपोजिट क्या है, तो सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। ठीक है, तो जो स्वार्थी होता है, स्वार्थ की भावना होता है, तो सेल्फिश का अपोजिट आप जो है पैसेज में जब पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा। तो दिया गया है सेल्फलेस सर्विस। सेल्फिश माने स्वार्थी, निस्वार्थ की भावना। अब इसमें सेल्फलेस क्या है, उसका सीधे सीधे अपोजिट है। ठीक है, तो आप अपोजिट ऑफ सेल्फिश इज सेल्फलेस, यही लिख देना आप। ठीक है, या सेल्फलेस सर्विस भी लिख दिए होंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, जो इतना लिख देंगे। ठीक है, तो मेन आपका सेल्फलेस है इसका अपोजिट। चलिए आगे। तो इसमें जो है सेल्फिश का अपोजिट वर्ड पूछना था, तो सेल्फलेस हो गया। किताब में आपको पेपर में सेम टू सेम मिला। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिजरी। मिजरी किसका मतलब है पैसेज में, तो चलिए देख लेते हैं। मिजरी का सिनोनिम बताना। मिजरी माने दुख का समय, बुरा। कि इसमें पांचवी लाइन में सेम टू सेम आपको मिल रहा है एडवर्सिटी। मिजरी माने बुरा वक्त, एडवर्सिटी माने भी होता बुरा वक्त। अगर अपोजिट पूछा होता तो प्रॉस्पेरिटी होता, लेकिन एडवर्सिटी मीनिंग पूछा है, एडवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, एडवर्सिटी माने भी मिजरी, मिजरी मतलब बुरा वक्त, दुख का समय। ठीक है, विपत्ति, तो एडवर्सिटी माने भी विपत्ति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज। पैसेज में जो है ऑब्स्टेकल शब्द आया, उसका क्या मीनिंग है, तो आपको, ठीक है, ये नहीं बताया कि फ्रॉम मतलब पैसेज में विच वर्ड है, कौन सा शब्द है जिसका मतलब है ये ऑब्स्टेकल, ये नहीं पूछा। इसमें क्या है, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है। ठीक है, तो पैसेज में जो ऑब्स्टेकल शब्द, ऑब्स्टेकल में से होता है बाधा है, तो इसका सिनोनिम्स आपको बता देना है। सिनोनिम्स होता है हिंड्रेंस, HINDRANCE, हिंड्रेंस लिख दीजिए, डिस्टर्बेंस लिख दीजिए, मतलब बाधा से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको लिख देना था। आपके जो है अनसीन पैसेज में भी आपको वर्ड पावर इस तरह से पूछ लिया जाता है सिनोनिम्स एंड टाइप्स ग्रुप। देखिए सेक्शन बी आपका आया था कि 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल मतलब निबंध लिखना था। पहला देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रजातांत्रिक मूल्यों का महत्व बताना है, तो प्रजातंत्र का महत्व आप बिल्कुल बता सकते थे 100 से 150 वर्ड में। डाउरी सिस्टम, ये भी आप बता सकते हैं। दहेज प्रथा। विजन इन लाइफ, जीवन में विजन माने उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है, लाइफ में क्या होना चाहते हैं, तो ये आपका एम ऑफ लाइफ या एम्बिशन ऑफ लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध था, जिसको हम बताए भी थे। डाउरी सिस्टम ये सब बताए थे इंपॉर्टेंट, ये सभी हर साल पूछे जाते थे। तो ये विजन ऑफ लाइफ सेम टू सेम फंसा है, मैं बताया था उन साल पेपर में भी, मॉडल पेपर में भी, और इसका लिंक भी दिया था।
वीडियो भी बनाई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध था। आप आई होप इसको जरूर लिख लिए होंगे। निबंध हो गया। लेटर में देखिए क्या था, लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली, तो ये संपादक को पत्र लिखना है, नेशनल डेली, ठीक है, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र है, उसके संपादक को लिखना है, राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक को लिखना था। शोइंग योर कंसर्न, अपना चिंता जाहिर करना था, दिखाना था, ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, वाटर का जो टैक्स है, जल का कर जो है वो हाई राइज, ऊंची तरफ से राइज मीन्स बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो इसके प्रति आपको लिखना था, इसमें प्रकाशित कराना था। तो एडिटर के ऊपर भी आपको बताया गया था, जरूर आता है। अब देखिए अगला क्या है, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। फ्री स्टूडेंटशिप मतलब शुल्क माफ़ी होता है, जो फीस माफ़ी, उसी को कहते हैं। टू इनेबल यू, आपको ताकि योग्य बना सके, टू स्टडी फर्दर मीन्स आगे पढ़ाई करने के लिए। कुल मिला के इसमें बहुत सरल था, ये कक्षा 10 में भी बताया गया था आपको, यहाँ भी बताया गया था, सिंपल है, आप जरूर लिख लिए होंगे। दोनों में से एक, कि प्रिंसिपल को पत्र लिखो कॉलेज के, उनको कहो कि आपकी फ़ीस जो है माफ़ कर दे, ताकि आप इनेबल यानी योग्य हो सको आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो सिंपल ही है, आराम से आप लिख लिए होंगे आई होप। चलिए देखते हैं सेक्शन सी, ग्रामर देखते हैं फटाफट। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सही आप आंसर बताना है। 10 नंबर का देखिए आया है, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, एक ऐसा देश जो किसी राजा के द्वारा जिस पर शासन किया जाए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मोनार्की, मोनार्क मिस होता है राजा, रूलिंग किंग को मोनार्क कहते हैं। आर्क मिस होता है हेड, आर्किंग, इसमें रूट वर्ड है ए आर सी एच। मन मतलब एक, तो एक मतलब ए हो जाएगा, एक ही राजा के द्वारा मतलब शासन किया जाए, एक ऐसा देश जहाँ एक ही राजा शासन करे बार बार, ठीक है, तो उसको मोनार्की कहते हैं। अब देखिए यहाँ और क्या नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, तो प्रजा चुनेगी, जैसे इंडिया में प्रजातंत्र है, इंडिया प्रजा चुनती है, तो वो तो है नहीं। अब मोनार्की मतलब एक ही लोग चुन रहे हैं, वही बार बार हो रहे हैं, ठीक है, बिना चुनाव के ही। अब मैट्रियार्की, ठीक है, मैट्रिक मतलब मदर होता है, जहाँ पर मैट मतलब कि फीमेल का शासन हो, मदर के द्वारा शासन किया जाए, ठीक है। ओलिगार्की मतलब ओलिगार्की माने कुछ ही लोगों का, ठीक है, रूल्ड बाई ए फ्यू भी, कुछ ही लोग शासन करें तो उसको ओलिगार्की कहते हैं। तो ये तीनों हो नहीं सकता है, ठीक है, बी वाला दूसरा एकदम 100% सही। देखिए आगे जो है आपका दिया है आइटेस्टच फ्रेज है, ये इसका क्या मतलब होता है। आइटेस्टच मतलब होता है कोई काम लगातार करना, तो कंटिन्यूसली, ठीक है, तो कंटिन्यूसली इसका सही आंसर। तो इस तरह से इसका कंटिन्यूसली हो, क्योंकि इसका मीनिंग होता है इन वन कंटिन्यूस पीरियड, एक ही पीरियड में लगातार आना आपके, ठीक है। प्रोज में भी आया था कि वो आइटेस्टच मतलब लेटर रहा था, लगातार वो सो रहा था, ठीक है, जो रेड ट्रेपसेलर वाले में था। चलिए देखते थे, इसमें बी हो गया। दूसरा हो जाएगा सिनोनिम्स ऑफ लॉडेबल, लॉडेबल का सिनोनिम्स होता है, लॉडेबल माने होता है लॉर्ड मीन्स होता है प्रेज, प्रशंसा करने, तो लॉडेबल माने प्रशंसा करने के योग्य यानी कि प्रेजवर्दी, पहला हो जाएगा, ठीक है। वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, इसमें आपको क्या बताना है, एरर बताना, कहाँ पर एरर है, गलती है। तो देखिए वन के साथ हमेशा वन एपोस्ट्रोफी एस आता है, तो इसलिए हिज नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका एरर बी में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। एंटोनिम्स स्टेल माने बासी होता है, इसका एंटोनिम्स बताना, तो बासी का एंटोनिम्स होता है ताज़ा, ठीक है, फ्रेश हो जाएगा। आगे आपको देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यू सेड टू हिम आर यू ए फूल, तो इसमें जो सीधी सी बात है इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू का आप आस्क्ड कर दीजिए, यू आस्क्ड हिम, उसके बाद जो है इफ़ लग जाएगा फर्स्ट टाइप, ठीक है, हिम के बाद इफ़ हो जाएगा, फिर यू का जो है हिम के अनुसार ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, ही वाज ए फुल स्टाफ हो जाएगा। आगे द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, तो अध्यापक ने उससे कहा तुरंत बाहर जाओ, गो अवे मैंने चले जाओ, तुरंत चले जाओ, तो ऑर्डर दे रहे हैं, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, टू से जोड़ दीजिए, टू गो अवे एट वंस फुल स्टॉप। देखिए अगला आपका है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, ठीक है, जैसे कहा गया वैसे बताओ। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, शीला को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हो, तो शीला मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है, उसके बाद आपको कंपाउंड का कंजक्शन लगाना होगा, तो कंपाउंड का कंजक्शन एक फार होता है, ठीक है, तो कारण बाद में बताया जाता, तो फार, उसके बाद जो है ये टू सक्सीड, ये शार्ट किया गया, शार्ट नहीं करना, आपको पूरा फुल लिखना है। शीला मस्ट वर्क हार्ड फॉर सी वांट टू सक्सीड कर दीजिए, सी वांट्स टू सक्सीड, तब आपका सी वांट्स कर दीजिए, यहाँ टू के पहले सी वांट्स सब्जेक्ट और वर्ब लगा दिए, तभी तो कंपाउंड होगा, और उसके बाद टू सक्सीड जोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक, सी वांट्स टू सक्सीड। शीला कठिन कठिन परिश्रम करना चाहिए क्योंकि वह सफल होना चाहती है, इस तरह से लिख सकते हैं। और एक तरीका इसका और है,
ठीक है, शीला वांट्स टू सक्सीड, शीला सफल होना चाहती हैं, सो सी मस्ट वर्क हार्ड, तब सी इधर हो जाएगा, दोनों सही है। क्लियर, शीला कठिन परिश्रम करना चाहती है इसलिए उसे कठिन परिश्रम, शीला सफल होना चाहती है, शीला वांट्स टू सक्सीड, इसे भी कह सकते हैं शीला वांट्स टू सक्सीड। ठीक है, सफल होना चाहिए, सो सी मस्ट वर्क हार्ड, ऐसे भी कर सकते हो, या इधर वाला पहले कर सकते हो, शीला मस्ट वर्क हार्ड फॉर सी वांट्स टू सक्सीड। ये दो तरीके इसके बनाने के। वी ईट टू लिव, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो वी ईट सो दैट से बना देना है इसमें, हम खाते हैं सो दैट, ताकि वी मे लिव हो जाएगा, ताकि हम जीवित रह सकें, इसका ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। हम खाने के जीवित रहने के लिए खाते हैं, मतलब हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, सो दैट वी मे लिव, इस तरह से बनेगा ये। तो ये एक ही बनाना था, फिलहाल मैं दोनों आंसर बता दिया हूँ, आप जो भी बनाए हैं उसको जान लीजिए। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, स्विच ऑफ द फैन, फैन को स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो। तो अब क्या करना, क्या है पैसिव वॉइस, तो लेट से बनेगा लेट द फैन बी, स्विच का स्विच ऑफ हो जाएगा, लेट द फैन बी स्विच ऑफ। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है, तो इसका आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना था। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि आपका निगेटिव सेंटेंस एवरी रोज हैज ए थॉर्न, प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है, प्रत्येक गुलाब के पास, तो इसको आप बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा, निगेटिव बनाना है, अर्थ वही रहना चाहिए। आप इसको कर देंगे देयर इज नो रोज, ऐसा कोई गुलाब नहीं होता है, बट हैज़ ए थॉर्न हो जाएगा, बट हैज़ ए थॉर्न। ठीक है, THORN, बट माने होता है जो नहीं, एडजेक्टिव क्लास में बट का मतलब जो नहीं होता है, या जिसके पास नहीं, हैज़ ए थॉर्न कांटा होता है, ऐसा कोई गुलाब नहीं जिसके पास कांटा नहीं होता, कहने मतलब प्रत्येक गुलाब के पास कांटा होता है। ठीक है, ये प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है। इसका एक तरीके से और अगर आप बनाए हो तब भी सही हो जाएगा, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, ऐसा कोई गुलाब बिना कांटा के कोई गुलाब नहीं होता, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, अगर ऐसा लिखें आप देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, तब भी आपका सही है। और एक तरीके से अगर आप और लिखें तब भी आपका एग्जामिनर सही मान सकता है कि एवरी रोज इज नॉट विदाउट ए थॉर्न, प्रत्येक गुलाब बिना कांटा के नहीं होता। तो ये इसके करने के तरीके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर जो है बताया जो देयर इज नो रोज बट हैज़ ए थॉर्न, वो है, या एवरी रोज इज विदाउट, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, ये बेटर है। बाकी आपका अगर लिखे होंगे एवरी रोज इज नॉट विदाउट ए थॉर्न, तभी आपका एग्जामिनर नंबर दे देगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेज आपको बुक्स में मिलते हैं। करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी को करेक्ट करना है तो इसमें देखिए क्या है, 5 सीप्स, सीप में यस जुड़ता नहीं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन वैसे ही रहेगा, तो यस हटा दीजिए, आर सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ही स्पेक्टिकल्स इज न्यू, इज नहीं रहेगा, यहाँ आर रहेगा, क्योंकि स्पेक्टिकल्स जो है ये पहनने के यंत्र हैं, तो ये बहुवचन में हमेशा यूज किया जाता है, स्पेक्टिकल्स, टॉन्ग्स, ये सब चीज़ें, सीजर्स। अब देखिए पेयर बताना है, बॉर्न मिस होता है जन्म लेना, बोर्न मिस होता है सहन करना, तो ये दोनों के ऊपर आपको एक वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 जुलाई, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी डेट, बॉर्न मतलब ही बॉर्न। ठीक है, मेनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, आगे देखिए, चेक माने होता है, चेक माने चेक रोकना या जांच करना, चेक मिस बैंक का चेक। ठीक है, ही चेकड मी फ्रॉम गोइंग देयर, वह मुझे वहाँ जाने से रोका, कुछ भी कह सकते हो, चेक माने चेक, ही गेव मी एक चेक। ठीक है, इन कैश, वह कैश के बदले मुझे, इन इन प्लेस ऑफ कैश, कैश के बदले मुझे चेक दिया, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ही गेव मनी बाय चेक, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए ट्रांसलेशन यहाँ आया है, ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट, हमें नहीं चलना चाहिए, वी शुड नॉट रन आफ्टर एनीवन, हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। लाइक पेट एंड डम एनिमल्स, लाइक माने तरह, पेट माने पालतू, डम मतलब मूक होता है या गूंगा होता है, DUMB एनिमल्स। आगे, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए, तो कहने मतलब हमें सामना करना चाहिए, सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल हमें शुरुआत में दिए। वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए। ठीक है, किसका सामना करना चाहिए? ठीक है, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का। ठीक है, द स्ट्रगल्स, द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, या लाइफ स्ट्रगल्स भी कह सकते हो, जीवन के संघर्षों का, या द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, एंड और आने वाले खतरों का, एंड
कमिंग डेंजर्स, ठीक है, कैसे करना चाहिए, निर्भीकता एवं साहस के साथ, विथ बोल्डनेस एंड करेज। बोल्डनेस माने होता है निर्भीकता, BOLDNESS, करेज COURAGE। आगे भविष्य, ठीक है, अगर जो लोग ऐसे लिखे होंगे विथ बोल्डनेस एंड करेज नहीं लिखे होंगे, बोल्डली एंड करेजियसली, उनका भी चल जाएगा, तब विथ नहीं लगेगा। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कितना भी मतलब हाउएवर लगेगा, हाउएवर ब्राइट, उज्जवल मतलब, एंड प्लीजेंट माने लुभावना, ब्राइट एंड प्लीजेंट, या टेम्पटिंग भी जो लिखे हैं उनको भी मतलब लुभावना होता है, ठीक है। ब्राइट की जगह शाइनिंग माने भी होता है उज्जवल, ऐसी बात नहीं है। तो हाउएवर ब्राइट एंड प्लीजेंट, ठीक है, या टेम्पटिंग, TEMPTING, या PLEASNT, द फ्यूचर में भी, भविष्य हो, ठीक है। हाउएवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर में बी, इसका मतलब होगा हाउएवर माने चाहे जितना भी क्यों ना हो, इसका मतलब होता है हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट, ठीक है, बिलीव इन इट, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिलीव के साथ ही नहीं लगता है, ट्रस्ट इन इट भी कह सकते हो पर की अंग्रेजी, ठीक है, आन नहीं लगेगा क्योंकि ट्रस्ट या बिलीव के साथ ही नहीं लगता। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इन ही लगता है, लेकिन आन भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिल ही जाएगा, सिंटैक्स का रूल है, ठीक है। तो फिर बेटर होगा, फिलहाल आन भी लिख दिए होगे तो टेंशन न लीजिए, नंबर मिल सकता है आपको। हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। तो वी शुड नॉट थिंक अगेन एंड अगेन, हमें बार बार नहीं सोचना चाहिए। किसको नहीं सोचना चाहिए, बीती हुई बातों को। तो पास्ट थिंग्स कह दीजिए, पास्ट माने बीता हुआ। वी शुड नॉट थिंक पास्ट थिंग्स अगेन एंड अगेन, इस तरह से आप लिख दीजिए। बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, ठीक है। बस अपने कर्तव्य पर सचेत रहना मतलब ओनली वी शुड बी कॉन्शस, केवल हमें सचेत रहना चाहिए, या बस हमें सचेत रहना, बातें की हुई ओनली वी शुड बी कॉन्शस, अपने कर्तव्यों के प्रति मतलब टू आवर ड्यूटीज, टू में सो गया के प्रति, टू आवर ड्यूटीज या टुवार्ड्स आवर ड्यूटीज भी लिख दिए होंगे तब भी चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका लिटरेचर पोर्शन आया है, मतलब किताब से ये है, इसको आप आराम से लिखाया गया था, पढ़ाया गया था, सारे क्वेश्चन उसी में से आए हैं, जितना हम तैयारी करवा दिए थे कोचिंग में। अब देखिए और बताए थे इंपॉर्टेंट, सब उसी में से आए हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मिस्टर हैमल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहे थे कि भाई भाषा, अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, उसका बहुत महत्व होता है, ठीक है, नहीं तो अपने देश में रहकर अपनी भाषा को ना जाने तो उसके बारे में क्या है, तो ये सब आपको लिखना था, कोई महत्व नहीं। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। डगलस को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, इंस्ट्रक्टर मतलब जो निर्देशक था, यानी कि उनका निजी शिक्षक था, टीचर था, उसने क्या किया था, ट्रेनर। तो सीधी सी बात है, उनकी चारों पट्टी वगैरह बांधा था, उसके बाद उनको तैरना सिखाया था टुकड़ों टुकड़ों में, फिर बाद में होल कर दिया था, तो इस तरह से पूरी तरह से सिखा दिया था। तो ये सब आपको लिखना था। पेडलर, व्हाट डिड द पेडलर कंसिडर वर्ल्ड एज अ ट्रैप। संसार को एक चूहेदानी के रूप में जो है पेडलर कैसे समझता था, क्यों समझता था चूहेदानी। तो सीधी सी बात है, संसार को एक चूहेदानी समझता था, जिसमें मतलब कि ये पैसा जो है एक चारा है, जिसमें मनुष्य जो है फंस जाता है पैसे के चक्कर में। ये सब उसका जो है दौर फिलासफी थे, तो ये सब आपको लिखना था। सब आई होप आप लिख लिए होंगे बहुत अच्छे से। व्हाट डिड साहब ज्वाइन, वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। मिल्क बूथ मतलब दूध के केंद्र पर, दूध की दुकान पर वो क्यों साहब जो है नौकरी को ज्वाइन किया था। ये सब कुछ आप पढ़ा है, दो में से एक ही करना है। आई होप आप इसको कर लिए होंगे आसानी से। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता था, पूछ सकते हैं। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन 80 वर्ड में लिखना था। देखिए शार्ट जो है आपको 40 वर्ड में लिखना था, लगभग 40 वर्ड में। और इसमें व्हाट डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस। फ्रांस को जो है अंतिम पार्ट की जो है अनाउंसमेंट जो घोषणा थी वो कैसे प्रभावित किया, तो ये सब भी आपको पढ़ा, ठीक है, बताया गया था कि लास्ट में उसको पढ़ने का पूरा इंटरेस्ट हो गया था, लगाव बढ़ गया था। आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस। ठीक है, लोग व्यापारी थे, उसके घर पर जो है अजनबी के साथ क्या हुआ था। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्किंसन। उसकी पुत्री एडला विल्किंसन के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, ये सब आप जानते होंगे क्या क्या हुआ था। तो उसको समझ लिया था, कैप्टन फिर रहा था, और उसकी पुत्री के द्वारा उसके साथ तो बहुत ही अच्छा व्यवहार किया गया था। तो ठीक है, मर्सी दिखाई गई थी, कॉर्डनेस दिखाया गया था। इस तरह से ये सब कुछ बात आपको स्टोरी लिख देना था, जो भी बताया गया था, सब क्वेश्चन आपको कराए गए थे। अगला है देखिए स्टैट, मैंने सारांश को केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद उस उत्तर देना है। देखिए इसमें 4 लाइन है। आंट जेनिफर टाइगर्स से लिए गए हैं। फ्रांस क्रॉस स्ट्रीम, इसका मतलब ऑन जेनिफर टाइगर जो है पर्दे पर जो है एक ओर से दूसरी ओर तक एक स्प्रैंग कर रहे हैं, मतलब
प्रॉन्स कर रहे हैं, उछल रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है, हरे भरे जो है संसार के जो है वो चमकीले पुखराज हरे भरे संसार के निवासी है, मतलब वो टाइगर जो है जंगल का निवासी, इसका मीन अर्थ है। दे डू नॉट फियर द वुमेन बीनीथ द ट्री, वे पेड़ के नीचे रहने वाले लोगों के से डरते नहीं हैं जो टाइगर बने हैं उनके आंट जेनिफर के, ठीक है, पर्दे पर। दे पेस इन स्लीक सिवाइल्ड सर्टेनिटी, ठीक है, वे निश्चित रूप से बहादुरी निश्चितता के साथ, बहादुरीपूर्ण निश्चितता के साथ जो है घात लगाए हुए इधर उधर कूदते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसका देखिए आपको आंसर देना था। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या क्या आया। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, जिससे ये अवतरण लिया गया उसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, नाम है क्या है पाठ का। हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, कविता को लिखा कौन, ये जरूर बताए थे कि आप पाठ पोएम का नाम उसके कवि का नाम जरूर याद कर लेना। तो इसमें आपको करना क्या है, नेम ऑफ द पोएम आपको लिख देना आंट जेनिफर्स टाइगर्स। शुरू आपको इसी में मिल जाएगा लाइन में ही आंट जेनिफर्स टाइगर, तो वही लिख देना था। द टाइटल ऑफ द पोएम इज ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, ये लिख देना है। देखिए शुरुआत में ही है आपके, यहीं से आपको लिख देना था ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, इसी में से आपको पूरा लिख देना था। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका टाइटल हो गया ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स। द टाइटल ऑफ द पोएम इज, ठीक है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज कर दो, या टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, यहाँ भी लिख सकते हैं ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर। एक क्वेश्चन हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन भी, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, कविता के कंपोजर कौन है, यानी लिखने वाले कौन हैं। आपको लिख देना था द कंपोजर ऑफ द पोएम इज, ठीक है, कविता के लिखने वाले हैं या रचयिता, कंपोजर मतलब लिखने वाले रचयिता हैं कौन है। उसके बाद आपको नाम लिख लेना है इसका, ADRIENNE, एड्रीन रिच, एड्रीन रिच, ये इसको लिख के हैं, एड्रीन रिच इसकी लिख के हैं, ठीक है, कौन है इसकी लिख के, एड्रीन रिच। स्पेलिंग पे ध्यान देना, ADRIENNE, ADRIENNE, एड्रीन रिच, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स। अवतरण का जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो भी दिया गया है इसमें 4 लाइन, वही 25 वर्ड में। तो सेंट्रल आइडिया आप इसका याद किए होंगे तो वही लिख देना था, लेकिन शुरुआत से ही लिखना था, बहुत बड़ा नहीं लिखना था, लास्ट वाली बातें कुछ नहीं लिखना था, 4 लाइन में जितना आई है वही बातें लिखना था आपको। इसमें सेंट्रल आइडिया में क्या करना है कि मतलब कि ये एड्रियन रिच द्वारा लिखे गए ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, आपको बता देना था कि एड्रियन रिच ने लिखा है। उसके बाद इसमें क्या क्या चारों लाइन में जो भी है अर्थ बताया गया आपको हिंदी में, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना था बस, ठीक है, अपने स्टाइल में, प्रोज स्टाइल में आपको लिख देना था। अगर आप लिखेंगे पूरा नंबर पा जाएंगे, ठीक है। चारों लाइन के बारे में प्रोज स्टाइल में आपको बना के सेंटेंस लिखना था। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव एक्सट्रैक्ट, उपयुक्त अवतरण का जो है राइमिंग वर्ड्स बताइए, लिखो। तो चलिए देख लेते हैं राइमिंग वर्ड्स, तुकांत शब्द। राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं ना लास्ट में आते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे, जैसे स्क्रीन और ग्रीन, ये एकदम राइमिंग वर्ड्स हैं, बिल्कुल सही एकदम पढ़ने में आ रहे हैं, लास्ट में आते हैं। तो आपको लिखना द राइमिंग वर्ड्स और स्क्रीन एंड ग्रीन, ऐसे लिख देना था। ट्री और सर्टेनिटी ये उतना बेटर नहीं बैठ रहा है, ठीक है, इसलिए ग्रीन एंड, ठीक है, ग्रीन, स्क्रीन और ग्रीन एकदम 100% है। फिलहाल आप इसको भी बता दिए होंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो स्क्रीन एंड ग्रीन, ट्री एंड सर्टेनिटी, लेकिन एकदम एग्जैक्ट आपका स्क्रीन एंड ग्रीन यही एक ही बताना था, फालतू नहीं बताना था। तो आपको लिख रहा है राइमिंग वर्ड्स और ग्रीन, स्क्रीन एंड ग्रीन। उसके बाद जो है देखिए आपका है, तो राइमिंग वर्ड्स हो गया, राइमिंग वर्ड्स और ग्रीन एंड स्क्रीन हो गया, स्क्रीन एंड ग्रीन। आगे है आपको सेंट्रल आइडिया बताना था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीप क्वाइट मोर देन मदर्स, ये आपको बताया गया था इंपॉर्टेंट एकदम 100%। थिंग ऑफ ब्यूटी बताया गया था 100% आएगा, तो आ भी गया है। मदर 66 भी बता दिया गया था, ये दो ही हम बताए थे, तो दो में से दोनों फंस गए हैं। कीपिंग क्वाइट भी बताए थे, और अगर याद करना तो सब फंस ही जाते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो ये सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, एक ही लिखना था, 3 दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, हम 40 वर्ड में लिखना है आपको। हाउ डिड द डॉक्टर्स सडाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, ये क्वेश्चन है। व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब अंटार्कटिका पे था तो लेखक ने क्या अनुभव किया था। तो ये सब बहुत कुछ अनुभव किया था, सब आपको बताया गया था, और दोनों में से एक ही करना है। हाउ डिड द किंग एंड सेव हिज थ्रोन, राजा अपने सिंहासन को कैसे बचाया था, जो टाइगर किंग था, राजा था, तो जाने का कैसे बचाया था। उसके बाद जो है व्हाट डिड सैम राइट लेटर टू चार्ली, चार्ली को जब पहुंच गया था 3rd लेवल पर तो उसने क्या लिखा था। तो एक ही करना है, तो आप इसको आई होप कर लिए, पहचाने आए हैं, बताए गए थे। एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्ड में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था, तो इसका दोस्त था, ठीक है।
चार्ली का सैम जो साइकियाट्रिस्ट था इसको लिखना था सैम। और व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, वह थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा था? तो साइकियाट्रिस्ट कहा था कि मैं भी आया हूँ यहाँ, बहुत अच्छी दुनिया है, आप भी आओ, अपनी पत्नी को भी लेकर आओ, ज़रूर पहुँचोगे। तो इस तरह से जो है ये सब बातें बताना था। हाउ डिड डॉक्टर सडाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, इसको कैसे बचाए थे अमेरिकन युद्ध में प्रिजनर कैसे को कैदी को कैसे बचाए थे। हाउ डिड हिज वाइफ हेना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, उस कार्य में जो है उसकी पत्नी हेना ने कैसे मदद की थी, ये सब आपको लिखना था। तो दो में से एक ही लिखना था। तो आई होप आप इसको लिख देंगे, पेपर आपका अच्छा गया होगा। आप माँ सरस्वती से यही कामना करते हैं आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर लें। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपको इसके बाद जो है डबल ई वाला है, ये इस ई जे वाला भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब आप चाहे जिस ज़िले का पेपर हो, आप बिल्कुल आप उसको जो है बता देंगे कि हम आपका कौन सा पेपर था, बिल्कुल उसका सलूशन आपको मिल ही जाएगा। और आगे आप बीए करना चाहते हैं तो इंग्लिश से, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आपको बीए की भी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। आप चाहे जिस क्लास की इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे जिस क्लास की वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए। उसके ऊपर वीडियो जैसे ही मुझे समय मिलता है अपलोड कर दूँगा। कि कॉलेज खुलेंगे फिर पढ़ाया जाएगा, तो फिर वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी मिलाकर अपना सही आंसर जान सकें, और जो क्लास 11th में है वो अपना आगे की तैयारी कर सकें पेपर को देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।